सेम बेस था, मेरा भी बैंकिंग का जर्नी साथ में हुआ था। सो आई एम देवदत्ता देवरॉय। अभी करेंटली पीएनबी में हूँ, क्लरिकल में। दिस ईयर आई हैव क्रैक्ड आईबीपीएस पीओ एंड आई हैव बीन अलॉटेड कैनरा बैंक। आपका बोलूं या नॉर्मल जैसे बात करते हैं हम नो लोग? प्लीज नो। हाँ नहीं तो क्यों नहीं ज्वाइन किया था पीओ में? फॉर्चुनेट थी कि मैं ऐसे ब्रांच में पोस्टेड थी। वो थोड़ा मतलब मेरे घर से तो बहुत ही दूर है। हाँ, दो शहर वाली है। हाँ, मैं कभी अकेले रही ही नहीं। इंजीनियरिंग से बैंकिंग तो आम सी बात है, केमिस्ट्री से बियॉन्ड द एग्जाम रूम के और एक पॉडकास्ट पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो पॉडकास्ट होगा इसमें मेरे साथ मेरे एक दोस्त होंगे, मैम जो है देवदत्ता देवरॉय। शी हैज़ क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ दिस ईयर, सो यू विल गेट इनफ टिप्स अबाउट हाउ टू क्रैक बैंकिंग एग्जाम्स फ्रॉम हर। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैम आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में आपका कुछ तो बोल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल कहाँ से हो, क्या करते हो? ओके, सो आई एम देवदत्ता देवरॉय। अगरतला की हूँ। अभी करेंटली पीएनबी में हूँ, क्लरिकल में। एंड दिस ईयर आई हैव क्रैक्ड आईबीपीएस पीओ एंड आई हैव बीन अलॉटेड कैनरा बैंक। तो या दैट्स ऑल अबाउट मी। तो पीएनबी में आपका ज्वाइनिंग कौन सा साल? 22 में था। एक्चुअली सेम बेस था, मेरा भी बैंकिंग का जर्नी साथ में हुआ था। अच्छा, इसके पहले एक बार कॉलेज का बैकग्राउंड थोड़ा सा। हाँ, सो स्कूलिंग मैंने डॉन बॉस्को से की और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में फ्रॉम एनआईटी अगरतला। सेम बैच अगेन। सेम बैच अगेन। तो दोस्त है। अभी मेरा बैच अगर देखूँ ना, ऑलमोस्ट सारे लोगों का बैंक में सिलेक्शन होने वाला, मतलब होते ही जा रहा है। कौशिक है, कौशिक का भी सिलेक्शन हो गया। कौशिक, बाय द वे, इफ यू डोंट नो हु इज कौशिक, इस वीडियो का पीछे जिनका हाथ है ये है कौशिक। तो ठीक है, अभी चलो वीडियो में फिर से बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, अभी आपका बोलूं या नॉर्मल जैसे बात करते हैं हम लोग? प्लीज नो। हाँ नहीं तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना। ठीक है, तू तरीके से बात करते हो। वो मेरा दोस्त है, बहुत पहले से जानता हूँ, तो फीमेल है तो थोड़ा सा तो जो भी है, अभी तेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो केमिस्ट्री में था। फिर अगेन ये तेरा तो स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2022 में ज्वाइन किया था तूने पीएनबी क्लर्क, सेम बैच का। फिर अभी ये 2024 है। हाँ। इस बीच में क्या हुआ था? सो व्हाट हैपेंड कि 23 का जो एग्ज़ाम था वो मतलब मेरे पोस्टिंग के जस्ट 6 महीने के अंदर प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया था। और मैं कभी अकेले रही नहीं, तो मेरा सेटल होते होते ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो मेरा हालांकि लास्ट टाइम भी आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ था, बट वो सेंट्रल बैंक में अलॉटेड थी मैं। तो एज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन पीएनबी, इट डिड नॉट मेक सेंस फॉर मी कि मैं पीएनबी छोड़ के सेंट्रल बैंक में जाऊँ। नहीं, कई लोगों का ऐसा था कि नहीं, पीओ का मिल गया है और दूसरी तरफ में कि क्लरिकल में दे आर वर्किंग, तो क्लरिकल से पीओ में शिफ्ट कर गए। बट तेरा मेन क्या था, क्यों नहीं ज्वाइन किया था पीओ में? मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। कि आप कहाँ पे एंड अप करते हो वो मैटर करता है, नॉट कि आप कितने जल्दी वो अचीव कर ले। सो मेरा इशू था कि मैं जहाँ पे भी फाइनली जाऊँ वो मेरा, हाँ, वो स्टेबल हो, वहाँ पे जाके मैं रिग्रेट नहीं करूँ। एक्चुअली में जैसा लास्ट ईयर का था, पीसीए कैटेगरी में जो 2 बैंक आ रहा था जिनका, एक था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आई थिंक वो भी बैक ऑफ द माइंड तेरा था कि मे बी दिस बैंक में गेट प्राइवेटाइज्ड इन द फ्यूचर। वो तो ऑब्वियसली था। हाँ, अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, बट इफ इट हैपेंस, वो होता है बैक ऑफ द माइंड। तो पीएनबी आई डोंट थिंक इज गोना गेट प्राइवेटाइज्ड एनी टाइम सून। नहीं। तो वही है, मतलब 4 बैंक बिग फोर्स में अगर बोलो तो अच्छा, ये भी 4-4 बैंक में तेरा। अच्छा, तू प्रेफरेंस बोल दे एक बार, इस साल जो भरा था तूने। माय प्रेफरेंस वाज पीएनबी। मेरा लॉयल्टी है पीएनबी में वो। सो पीएनबी वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड वाज कैनरा, थर्ड वाज बॉब, फोर्थ वाज यूनियन बैंक। बिग 4। हाँ, ये बिग 4 है। ठीक है, तो प्रेफरेंस सही से भरा तूने, बिल्कुल। हाँ, प्रेफरेंस। तो अभी इस साल कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन कैनरा बैंक। और क्या खिला रही है ऐसे? वो गाय खिला रही है, चलते सब कुछ हो जाएगा। खुश हो गए। अभी
वर्किंग कल्चर पे आते हैं थोड़ा सा, पीएनबी का वर्किंग कल्चर पे आते हैं. इज इट वेरी स्ट्रेसफुल टू वर्क इन द बैंक अकॉर्डिंग टू? वो बहुत मतलब बैंक ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करेगा. सपोज आई वुड लाइक टू से कि मैं आई वाज वेरी मतलब फॉर्चुनेट थी कि मैं ऐसे ब्रांच में पोस्टेड थी. वो थोड़ा मतलब मेरे घर से तो बहुत ही दूर है, हाँ. बट मतलब कस्टमर का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था. वर्किंग आवर्स मेरे लिए जो था वो डिफाइंड था. ब्रांच में ऑफिसर लोग कितने बजे तक काम करते हैं? ब्रांच में ऑफिसर 5:30-6, बट बस? हाँ उनका भी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस सभी का था हमारे ब्रांच में. यही मतलब मेरा ना कमेंट सेक्शन में अगर तू जाएगी कभी तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर आपका वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ बताओ. तो मेरा भी वही आंसर होता है हमेशा कि इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांच. ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है. हाँ, ब्रांच का स्टाफ कैसा होता है, उनके साथ बॉन्डिंग भी एक अगर बॉन्डिंग अच्छा हो जाए ना तो तू अगर एक्स्ट्रा काम भी करेगी दैट ओनली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. किसी के लिए यू वुड लाइक टू वर्क एक्स्ट्रा और किसी के लिए आपके पास टाइम भी हो तो आप नहीं करना चाहोगे. हाँ, बहुत काम चोर तो हर जगह होते हैं. पढ़ाई में जैसे बहुत सारे लोग वो करते हैं ना, स्किप करते हैं कुछ कुछ. तो हाँ ठीक है. अभी केमिस्ट्री बैकग्राउंड के होने के बाद बैंकिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग से बैंकिंग तो आम सी बात है, केमिस्ट्री से तो एक्चुअली मेरे लिए क्या था कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन से जो मेरे लिए करियर पाथ था दैट वाज नॉट गुड इनफ फॉर मी. मतलब उससे जो होता वो दैट वुड नॉट बी वेरी स्टेबल और वेल पेइंग अकॉर्डिंग मतलब मेरे नीड के हिसाब से. तो अगर बेटर चाहिए होता है तो आई वुड हैव टू गो फॉर पीएचडी. अच्छा. और उसके लिए भी हाँ, बहुत पढ़ाई और 4-5 साल का वो एक कमिटमेंट. और पीएचडी अच्छे से करने के बाद ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन गो, बट 5 साल का कमिटमेंट पीएचडी उसके लिए भी एग्जाम क्रैक करना पड़ता है. उसके लिए पढ़ना भी होगा. हाँ, तो 5 अच्छा एक जॉब. हाँ 5 साल कॉलेज के बाद फिर 5 साल पीएचडी, दैट वाज नॉट अ कमिटमेंट आई वाज रेडी फॉर. सेम मेरा भी क्योंकि कितना पढ़े एक बंदा. इतना नहीं पढ़ना है. तो बाकी करियर ऑप्शंस एसएससी वगैरह वो तूने उसका सोचा था कुछ? मैं सेकेंड जनरेशन बैंकर हूँ. मेरे मदर फादर दोनों ही बैंक में थे. कौन सी बैंक थी? SBI बोथ. ओके. माय सिस्टर इज आल्सो इन SBI, माय ब्रदर इन लॉ एज वेल. तो मेरे लिए बैंकिंग वाज समथिंग, मैं छोटे से ही बहुत आई वाज वेरी फेमिलियर विद इट. तो मेरे लिए ये ऑब्वियस सी बात है कि एसएससी के आई डोंट चूज एसएससी. आई लव एसएससी. मैं फिर से वर्क प्रेशर वाली पार्ट में आ जाऊंगा. ठीक है, इतने सारा एक्सपीरियंस है तो वो लोग बोलते ही होंगे. ठीक है, और SBI है तो द वर्क प्रेशर इज. हाँ, कैसा मतलब वो लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वो है? वो भी ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है. सपोज अभी माय सिस्टर जहाँ पे है शी इज द BM. तो अच्छा. हाँ ओके. तो देन द सिचुएशन इज काइंड ऑफ इन आवर कंट्रोल, बट ऑफ कोर्स टारगेट्स वगैरह सभी बैंक में रहते हैं. ठीक. एक बात इसमें भी है, हमारा जो बैच था ना पीएनबी में जब ज्वाइन किया था हमने, याद है जून 20 को हमारा ज्वाइनिंग था. हाँ, जून 20. उसमें क्या बोलते हैं कोलकाता STC कोलकाता में. तो जब हमारा बैच का जो पोस्टिंग है वो अलॉट हो गया था, मैं लिस्ट देख रहा था. लिस्ट में मेरा जो ब्रांच था वो तो अच्छा ठीक है 40 किलोमीटर में था. जब देखा देवदत्ता का था बाइक हो रहा. अब किसी लड़की के लिए इतने दूर पोस्टिंग, दैट वाज वेरी शॉकिंग. मतलब पहले कैसा शॉक लगा था ऐसे? दैट वाज क्रेजी फॉर मी. मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं रही. तो शहर वाली है. हाँ, मैं कभी अकेले रही ही नहीं. मैं फर्स्ट टाइम मैंने जो अकेले ट्रैवल किया था दैट वाज फॉर माय ट्रेनिंग इटसेल्फ. पीएनबी क्लरिकल में जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड अलोन. इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद ही मुझे मिल गया बाइकोरा. हाँ, सुना भी नहीं होगा नाम? नहीं, कभी नहीं सुना. 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम. एक दिन में आना जाना आ सकते हैं बट इट्स वेरी फिजिकली टैक्सिंग. मतलब बोल दे अगर अभी आज कल की बात कर लेते हैं. ठीक है, कल अगर निकलेगी यहाँ से तो कितने बजे जाके पहुंचेगी वहां पर? कितने बजे मुझे कल सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा. और कितने बजे घर से निकलना होगा? 6:30 बजे तक. ओके. और कितने बजे तक जाके पहुंच जाएगी? 9:45, 9:30. तो वही उसके बाद ब्रांच करना. फिर अगर कोई चाहता है ब्रांच घर आना, इवन क्लरिकल के लिए भी 8-9 बज जाएगा ना एटलीस्ट. नहीं, हाँ पॉसिबल नहीं है. तो वही तो लड़कियों में त्रिपुरा स्टेट में जो था उसका पोस्टिंग सबसे खराब था. खराब नहीं मतलब
दूर था, सबसे दूर। सबसे दूर। आई थिंक इसमें उसका नाम भी है देवदत्त, तो कोई कोई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि मेल, पता नहीं, ये मैंने सुना था हम लोगों ने। होता है, पता नहीं जो भी है। हाँ प्रोज एंड कॉन्स है। हाँ। बोल सकते हैं कि शहर के ब्रांच में अगर होती, अगरतला में अगर होती तो मुझे बहुत लेट तक बैठना होता शायद। अभी थोड़े वर्क प्रेशर वही, हाँ थोड़े साइड में थी तो थोड़ा जल्दी निकल पाई, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाई। रूरल जगह है तो बहुत कुछ डिफरेंट भी है, वहाँ के लोगों के बारे में भी, कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है ना। 8 साढ़े 8 बजे तक सब बंद हो जाता है। वही ठीक है। तो एजुकेशन में तेरा जैसे केमिस्ट्री था तो उससे कुछ तो फायदा नहीं हुआ होगा? नहीं। प्लेसमेंट होता है बट नॉट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है। आईटी वगैरह कभी ट्राई किया था उसमें? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। ठीक है। चल, एजुकेशन के बारे में तो फर्दर स्टडीज के बारे में एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी तूने बोल दिया ऑलरेडी कि ठीक है पीएचडी में इतना टाइम लगेगा तो हाँ, बट दैट इज अगेन ए वेरी रेस्पेक्टफुल जॉब अगर पीएचडी कोई करे ना, बहुत ज़्यादा। नहीं, बहुत डेफिनेटली। अभी अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी टीचर बनती हूँ, दैट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। एनी जॉब, बट हाँ एनी जॉब, बट वो क्या है कि हमारे स्टेट में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं। मेरे हिसाब से पहले नहीं था, अभी मे बी देयर आर थोड़ा बहुत, बट व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ व्हाट जॉब और व्हाट करियर आई वांट टू गो फॉर, मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज दिखा नहीं। और एटलीस्ट सैलरी वाइज व्हेन आई कंपेयर, मैं बोलूँगी कि बैंक का सैलरी इज क्वाइट गुड। बट फिर से अगेन तू सैलरी के बारे में बात किया, तूने क्लरिकल में जॉब स्टार्ट किया, मैं भी क्लरिकल में ज्वाइन किया था। इन हैंड रफली अभी के सेटलमेंट के बाद अराउंड 41-42 मिल जाएगा, नहीं या प्रोबेबली 40 के शायद, 40 के आसपास, क्योंकि पहले 35 अराउंड मिलता था मुझे। 33 था हमारा ज्वाइनिंग, 35-34 था। अच्छा जो भी है, तो वो भी इतना हाइपिंग तो नहीं है नहीं कि मैं वो वाला जॉब करूँ कोई दूसरा, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है ना कि बैंक का सैलरी हाई है बट कौन सा रोल पे आप काम कर रहे हो वो भी मैटर करता है। ऑफ कोर्स मैटर करता है, लेकिन सपोज टीचर की जो जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब से, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बहुत कुछ होता है, फिक्स्ड होता है, तो 5 इयर्स का कुछ सुना था मैंने भी। हाँ ठीक है, समझ गया। वो भी सैलरी के बाद आप कुछ ऐड करना चाहते तो बोल सकते हैं। नहीं, सैलरी ऑफ कोर्स मेन मोटिवेशन रहता है। बैंक में आप करियर ग्रोथ बहुत है। बैंक में सैलरी ठीक है अभी के हिसाब से, पेपर डाइट के बाद ठीक है, करियर ग्रोथ भी काफ़ी है। टीचर के बाद मतलब द ग्रोथ इज नॉट एज मच। नहीं, इसमें भी आई लाइक टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरा स्कूल में मैं नीतीश विद्या निकेतन से हूँ, मेरा जो फिजिक्स का टीचर था उस समय का, ही इज़ करेंटली वर्किंग इन खोवाई गवर्नमेंट कॉलेज आई थिंक, और वो अभी प्रोफेसर है सर। तो वही तो ग्रोथ तो अगर इच्छा होता है तो कहीं से भी आप कर सकते हो। लेकिन बेसिक्स में अगर कंपेयर करूँ, मेरे ब्रांच में इसी है, मेरे ब्रांच में इसी है, वो भी बेसिक रिक्वायरमेंट चला जाता है। हाँ, तो ऐसे ही है। एंड आई कम फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड, ये मेरे लिए नेचुरल था। हाँ, मैं जैसे रूरल मतलब ग्रामीण बैंक में था, पीएनबी में था, मैंने वीडियो भी डाल चुका हूँ, ठीक है, पहले का ब्रांच का थोड़ा सा, तो उसमें अगर तू ब्रांच का हालत दिखेगी ना, वो कोने पे फैन होगा, मैं यहाँ पर बैठा हूँगा, और धूप तो अभी मतलब बहुत ह्यूमिड है त्रिपुरा में, तो अभी ब्रांच पे एसी होने का फायदा तो है। ठीक है, चल वर्क एक्सपीरियंस भी तूने ऑलरेडी बोल दिया, मैं जो भी क्वेश्चन रेडी किया था तो सीक्वेंस वाइज बोलती जा रही है आंसर में। तो अभी तक तेरा पीएनबी में जो भी वर्क एक्सपीरियंस है दैट वाज वेरी गुड, राइट? अच्छा, मतलब तू सेटिस्फाइड है विद द जॉब ऑफ बैंकिंग? ठीक है। और ऐसा भी तो कोई बैंक में कोई नेगेटिविटी कुछ अराउंड फेस कर रही है तो? नेगेटिविटी मतलब वर्किंग लेके? नो, नथिंग एज सच। मतलब आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, इफ़ यू आर हॉट हेडेड, तभी आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। वो कस्टमर्स के साथ ही हो या फिर अपने आपके सुपीरियर्स के साथ, देन अ लॉट कैन गो रॉन्ग। बैंक में तो बोलते हैं कि कस्टमर इज द गॉड। हाँ, कस्टमर इज द गॉड। और मतलब वो पेशेंस के साथ ही आपको, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि पेशेंस रखना पड़ेगा ऑल द टाइम, दिमाग ठंडा रख के सोच के करना पड़ेगा। अभी तो एक बार ना तेरा रूटीन बता, मतलब
डेली का रूटीन जो भी था नॉर्मली वर्क, जिस दिन भी बैंक था ऑफिस खुला था। ओके, सो मैं सुबह 7 बजे उठती थी, तो मुझे ब्रांच में 9:45 तक तो पहुंचना होता था, तो 7 बजे मैं उठती थी। 7 से 9 तक मैं 2 घंटा होता था मेरे पास, 2 घंटे में मैं मोस्टली एक प्रीलिम्स का मॉक दे देती थी। सुबह नींद से उठ के एक मॉक? हाँ, नींद से उठ के एक मॉक। 7 से 9 कैसे? 1 घंटा तो 1 घंटा मॉक, फिर एनालिसिस होता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मॉक का एनालिसिस होता था, सुबह का एक मॉक मेरा फिक्स था, तो 7 से 9 ऐसे ही चला जाता था। फिर 9 से 10 तक रेडियोना वगैरह, अप टू 5-5:30 मेरा ये रूटीन था। तो 6 बजे तक 7 to 9 तूने मॉक लगा दिया, एक एनालिसिस कर दिया, फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस 5:30 तक ऑफिस कर लिया। उसके बाद देन 6 बजे तक मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। 6 बजे तक आके हाँ, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं? नहीं, मतलब वो रेस्ट तो उसी टाइम में हो जाता था, बैंक में थोड़ा सा आते टाइम जर्नी करते वक्त, तो उसमें ही रेस्ट जो था वो वही था। तो व्हेन यू आर वर्किंग आप उतना रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टाइमिंग बहुत छोटा टाइम भी अगर मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूज करना। सो 6 से 8 बजे तक मैं पढ़ लेती थी 2 घंटा। और क्या पढ़ती थी, मतलब कि तब मेंस का पढ़ती थी, सब्जेक्ट वाइज या मेंस का जीए वगैरह? मैं मोस्टली, मेरा एक्चुअली टाइम इतना कम था, मोस्ट डेज में मेंस का एक फुल मॉक लगा ही नहीं पाती थी, तो मैं 3 घंटा लगेगा ना एटलीस्ट। एक स्ट्रेच में 3 घंटा मेरे लिए इट वाज क्वाइट टफ ऑन वीकडेज एटलीस्ट। वीकेंड में मिल जाता था। तो मैं सेक्शनल्स दे देती थी, 2 सेक्शन दे देती थी, और फिर 8 से 9 तक मेरा डिनर, थोड़ा रेस्ट हो जाता था। तो टाइम बचाने के लिए मैं तब कुक भी नहीं करती थी, मैं बाहर से कुछ लाती थी, दैट वाज माय डिनर। फिर 8 से 9 तक वो खाना रेस्ट वेस्ट थोड़ा चलता था, 9 से 11 बजे तक फिर से पढ़ती थी। तो तब तक भाई बहुत हेक्टिक हो गया ना तेरा, मैं थक गया सुन के। 9 से 11 बजे तक शायद जो सेक्शनल दिया था उनका कुछ एनालिसिस, थोड़ा वीडियो वगैरह देख लिया यूट्यूब पे। पहले 6 से 8 बजे तू क्या करती थी? जस्ट सेक्शनल अटेम्प्ट करती थी? हाँ। और उसके बाद 9 to 11 में तू इसका एनालिसिस? हाँ, एनालिसिस करती थी, और इतना टाइम लगता नहीं था, 2 सेक्शंस था, एक अगर जीए हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, उसका तो एनालिसिस मैं क्या ही करूँ। तो क्वांट्स और रीजनिंग का प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होता है, तो क्वांट्स सपोज एक कर लिया, इंग्लिश जीए का छोड़ दिया, एक मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन होता था क्वांट के। अगर अच्छा ठीक है, इसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एवरीवन सेज इन बैंकिंग स्पेशली इन ऑफिस कैडर यू हैव टू वर्क मोर। ये वाला पार्ट भी तूने ऑलरेडी बोल दिया, तो अगेन आई विल स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अभी प्रिपरेशन के स्टेप पे आते हैं। तूने 2020 पे क्लियर किया था, ठीक है, तो उस समय प्रिपरेशन कैसा था, मतलब कैसे किया था प्रिपरेशन? बिगिनर, जब बिल्कुल बिगिनर, जब कोई बिगिनर अगर देख रहा है कैसे हेल्प कर पाएगी? तो मैंने तो फर्स्ट एक सब्सक्रिप्शन ले लिया था। किसका? सपोज अनअकैडमी का क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो क्लासेस एक्चुअली क्या होता है, हम सीबीएसई डीबीएसई स्कूल में हम क्या सीखते हैं कि हमको स्टेप्स का भी मार्क्स मिलता है। तो बैंकिंग में हमारा जो वो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है वो पूरा चेंज करना पड़ता है। तो वो कोई स्टेप नहीं देखेगा, आपका लास्ट का रिजल्ट आना चाहिए, हाँ कैसे भी हो। तो वो पूरा बेसिक हमारा जो इंस्टिंक्ट हमें पूरा स्कूल लाइफ में जो हमने सीखा है वो पूरा चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अच्छा, तो सीबीएसई से है तो ऑब्वियसली तेरा इंग्लिश स्ट्रांग होगा पहले से? हाँ, एज कंफर्टेबल विद इंग्लिश। मतलब इंग्लिश के लिए फिर तेरे को प्रिपरेशन करना ही नहीं पड़ा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं किया होगा? मॉक का एनालिसिस उतने में हो जाता। बिल्कुल पहले जब मॉक दी थी इंग्लिश में तो कैसा स्कोर आता था उसमें? मेरा बिगिनिंग में तो 23-20। हाँ, बहुत अच्छा स्कोर है, मुझे याद है मेरा 7 आया था फर्स्ट टाइम इंग्लिश पे। अभी भी याद है वो ऑल ओवर जो था उसमें आई थिंक 22 और 23 आया था। एसबीआई क्लर्क या फिर कोई ऐसा ही एग्जाम होगा, तो उसका जो प्री दिया था, तो ये याद है मुझे 7 मार्क आया था। और अभी अगर बात करूँ इंग्लिश पे, वही कैरी करता है भाई, वही तो पूरा लेके जाता है सिलेक्शन तक। हाँ, इंग्लिश तो 23 बिगिनिंग के लिए स्टार्टिंग में अगर इतना है 23, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो उसके बाद इसको अभी कैसा आया था? एक्चुअली
स्कूल का तो पेपर है नहीं कि हर पेपर में कुछ अच्छा स्कोर करना है, यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। तो इंग्लिश मेरा स्ट्रेंथ था, मैं हमेशा से इंग्लिश में हाई स्कोर करती आई हूँ। तो मेरा क्या था, इंग्लिश और रीजनिंग में मैं बहुत फोकस करती थी, मॉक्स में बहुत फोकस करती थी, और क्वांट्स में मेरा था कि मैं सही क्वेश्चंस पिक करूँ ताकि मेरा ऑफ कोर्स सेक्शनल क्लियर हो और थोड़ा डिसेंट मार्क आ जाए, कि इसके लिए मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो वही वी हैव टू बेसिकली प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट में बहुत हाई मार्क लाना है, सबको इक्वली पढ़ना है, इक्वली कुछ नहीं पढ़ना। इंग्लिश के कितने मार्क्स दिया होगा तूने, मतलब सेक्शनल अगर बोलूँ तो प्री के बारे में? पहले नन, मतलब प्रीलिम्स का जो फुल मॉक होता है, अच्छा वो दे रहे थे, मतलब सेक्शनल जरूरत नहीं। तो बोल दे किसी को, अगर जैसे मैं बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इतना अच्छा नहीं था, तो अगर अभी मैं रिविजिट करूँ खुद को पहले जैसे, तो आई कैन से दैट यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव रीड दिस पार्ट। तो अभी तू अगर किसी को बोलेगी, सपोज कि मैं ही हूँ बिगिनर बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से, तो क्या सजेस्ट करेगी तुम, कैसे? एक्चुअली इंग्लिश के लिए मुझे कभी हार्ड वर्क करना नहीं पड़ा, तो उसका एडवाइस मैं क्वांट्स में दे सकती हूँ। आई वॉज प्रीटी बैड इन क्वांट्स, सो उसको इम्प्रूव करना, दैट वॉज समथिंग दैट आई डिड ऑन माई ओन। इंग्लिश का मैंने स्कूल में जितना सीखा उससे हो गया एक्चुअली बैंकिंग। तो बट आई वुड लाइक टू से कि इंग्लिश में ना गलत पढ़ने से बहुत मार्क्स स्किप हो जाते हैं। पढ़ने से मतलब स्पेलिंग का रहता है। अच्छा, प्रीलिम्स में तो स्पेलिंग करेक्शन रहता है, ग्रामेटिकल एरर रहता है, एक दो वर्ड के लिए मतलब वी एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन। तो अच्छे से पढ़ना इंग्लिश में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग रीडिंग एबिलिटी इम्प्रूवमेंट, मतलब फुल कंसंट्रेशन से अगर हम पढ़े तो मतलब मेरा ऐसा होता था कि 2-3 मार्क कंसंट्रेशन के लिए बढ़ जाता था। हाँ, मतलब जिस दिन कंसंट्रेशन नहीं रहता था 2-3 मार्क कम आते थे। एनालिसिस में देखती थी तो इजी था, मिस हो गया। ये हर कोई का आएगा, आता ही है नॉर्मली। अरे जैसे बिगिनिंग में मेरा सिलॉक्स का ऐसा था, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी पे 5 क्वेश्चन अगर सिलॉक्स में आते थे तो एटलीस्ट देयर विल बी 1 क्वेश्चन जो मैंने फालतू में गलत कर दिया, सिली मिस्टेक कंसंट्रेशन चला जाता था। तो उसके बाद मेंस में इंग्लिश के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन? वही एक्चुअली मॉक्स में जो रहता है ना, मतलब थोड़ा सा सोच के देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि 80% श्योर है, मतलब 80% में यू कैन आंसर, बट 50-60% श्योर है, बट लग रहा है कंफ्यूजन है, 50-50 है 2 ऑप्शंस में, वो नहीं देना चाहिए। मतलब हमारा क्या होता है, इंस्टिंक्टिवली आ जाता है, इंग्लिश तो इजी होता है, काफियों का दे देते हैं। काफियों का, ये हम लोगों के लिए नहीं है ऐसा चीज। मतलब मेरा ऐसा था कि श्योर नहीं थी बट लग रहा है कि यही होगा, वही इंस्टिंक्ट। तो एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में थोड़ा सा गेस वर्क भी मेरे हिसाब से करना चाहिए। You would be the right person to advise on that। मैं नहीं, मुझे वो लगता है क्योंकि रीडिंग स्किल्स से, तो रीडिंग से बहुत हेल्प मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह है, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे स्टोरी बुक्स है मैंने पढ़ा हुआ है। नॉर्मल आप चेतन भगत पढ़ो, आप वो क्या बोलते हैं, हंस मत यार, चेतन भगत इतना भी ठीक है, बुरा राइटर नहीं है मेरे दोस्तों जो भी हो। चेतन भगत है, नवोनील चक्रवर्ती है, रविंद्र शर्मा, हाँ रविंद्र शर्मा है, से बहुत सारा राइटर्स है। स्टोरी बुक्स होता है, वो लोग अगर कोई पढ़ पाएंगे तो रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगा कहीं ना कहीं। उसके लिए हाँ मैं बोलूँगी कि अगर आप एस्पायरेंट हो, मतलब अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो फिर आप स्टोरी बुक पढ़ो। अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप अच्छा कोई न्यूज़पेपर उठा लो। न्यूज़पेपर से वही ना कि थोड़ा सा ये मतलब पढ़ने का उसमें ही आ जाता है, मतलब पढ़ने का नहीं, बट न्यूज़पेपर का 2 बेनिफिट्स है, आपका जे भी हो जाता है, हाँ मैंने आप एक्वेंटेड हो जाते हैं कि मतलब क्या चल रहा है आपके आसपास। सो यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द फ्लो ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मेंस के लिए सेक्शनल दे रहे थे इंग्लिश के? सेक्शनल दे रहे थे? हाँ मेंस के लिए मैं दे रही थी। कुछ अगर डिस्क्लोज कर पाएगी तो? मेरा मतलब मॉक्स में कितना आता था वो एक्चुअली याद नहीं है, बट इस वाले एग्जाम में मुझे 33 मिला। इंग्लिश मेंस में? हाँ मेंस में 33 मिला। नाइस। और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में एक्चुअली मुझे याद नहीं है, अच्छा, बट 25 के आसपास ही था। हो गया टाइम, 25 के आसपास था। 25 के आसपास भी अगर है तो दैट इज एवरेज मार्क मेरे हिसाब से। तो
IBPS PO में, क्योंकि 25 और प्रीलिम्स में हाँ क्वांट में मैं हमेशा कम ही पकड़ता हूँ लोगों का, 20 पकड़ लेते हैं और रीजनिंग में अगेन 25, तो 70, हाँ 70 तो आ ही जाता है आराम से किसी का भी। तेरा कितना आया था? मुझे मार्क्स अभी याद नहीं, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम। बट अगेन ये भी वो सेक्शन मतलब कैसा एग्जाम का पेपर आया है, शिफ्ट कैसा है उसके शिफ्ट ऊपर कैसा है, भी बहुत नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है, हाँ वो भी बहुत कुछ मैटर करता है। नॉर्मलाइजेशन का कुछ कभी इफेक्ट पड़ा तेरे को? हाँ एक्चुअली मैं एक्यूरेसी पे हमेशा फोकस करती थी, स्पीड का भी मेरा वो स्ट्रॉन्ग सूट नहीं था। मैं हमेशा कम ही आंसर करती थी, जो आंसर करती थी वो सही होता था, मतलब एक्यूरेसी मेरा हमेशा से हाई रहता था। तो मेरा ऐसा हुआ कि IBPS PO इस बार की मेरा अटेम्प्ट मेरे हिसाब से कम था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए मेरा मार्क्स बढ़ गया। बढ़ गया। प्री की बात करिए ना? हाँ प्री। हाँ नॉर्मलाइजेशन मैटर करता है, मतलब अगर कोई मैं जैसे मेरा तो सिंपल फंडा है, मेरे को स्पीड मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जब प्रिपरेशन था, तो स्पीड में मैं कर लेता था, लेकिन बहुत सारा मेरा गलत होता था। तो वही मेरा नेगेटिव होता था, जितना अटेम्प्ट किया मुझे पता है इससे तो 5-6 नंबर हटा लो इतना ही आएगा। लेकिन हाँ अगर किसी का ऐसा है कि नहीं मैं स्पीड नहीं इंक्रीज करने वाला, एक्यूरेसी पे ध्यान करने वाला हूँ, तो आपका नॉर्मलाइजेशन के लिए फायदा होगा। हाँ मैं उनके लिए बोल सकती हूँ जिनका सपोज क्वांट्स इतना अच्छा नहीं है। क्वांट्स का भी बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता था, आई एम वन ऑफ देम। तो मैं बोलूँगी कि क्वांट्स का अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप मतलब ऑफ कोर्स सारे चैप्टर्स तो करो, करने के बाद आपका ऐसा तो कुछ क्वेश्चंस है जैसे सिंप्लीफिकेशन आता ही है, अप्रोक्सीमेशन आता ही है, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, हाँ नंबर सीरीज, अरिथमेटिक के भी कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, रेशियो, टाइम वर्क, वो सारा। तो वो सारा आप पकड़ लो कि वो अगर आए देन आपका वो हो ही जाए, मतलब देख के यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि या आई विल बी एबल टू आंसर दिस, तो आप आंसर कर देते हो। तो एरिथमेटिक के लिए अच्छा ठीक है, क्वांट में अभी का जैसे तो बोल रहे थे तो क्वांट में आ जाता है, ठीक है। तो क्वांट में तूने क्या किया कि एरिथमेटिक सपोज कर लेते हैं, तो एरिथमेटिक का मेनली 9 चैप्टर्स आता है, ठीक है। बैंकिंग में मोस्टली इस 9 चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इजी अगर इन 9 टॉपिक की बात करूँ तो तूने कुछ छोड़ा था पर्टिकुलर टॉपिक्स, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया या फिर SICI हो गया, मिक्सचर डेरिवेशन? मैंने नंबर सीरीज छोड़ा था। नंबर सीरीज छोड़ा था, जो जिसका एक्चुअली हमेशा 4-5 या फिर 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। हाँ तो कैसे तो एज आई वाज सेइंग कि मैं क्वांट्स में काफी वीक हूँ। तो मैंने जब मतलब प्रिपरेशन जब शुरू ही किया, तो सब मैं सीख रही थी, मैंने देखा ये नंबर सीरीज, इसमें लक का एक फैक्टर आ जाता है। लक कैसे? लक मतलब सपोज आपको वो पैटर्न पता ही नहीं कि कैसे करना है, वो पैटर्न सपोज आपके लिए नया एग्जाम में नया दिया है, हो सकता है। तो नंबर सीरीज में देख रही थी कि बहुत टाइम लग जाता है। तो अरिथमेटिक का प्रिपरेशन कैसे किया था, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक था कि छोड़ दिया था बिकॉज दे वर समवॉट लिटिल हार्डर? नहीं मैं एक्चुअली मैंने टॉपिक सारे ही किए थे, लेकिन इनमें से मतलब क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि आपको अगर एक फॉर्मूला नहीं पता होता तो उसमें से शायद एक इजी ही क्वेश्चन आ जाए, यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो चैप्टर सारे ही मालूम होने चाहिए, सारे ही अच्छे से याद होने चाहिए, देखने पे एक बार में ही पता चलता है कौन सा इजी है कौन सा टफ है। वैसे स्किप नहीं कर सकते। तो सारे टॉपिक्स तूने किया था? हाँ सारे टॉपिक्स। कैसे किया था? मैंने तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था मेरा, तो उसके किसको फॉलो किया था? आशीष अरोड़ा सर। आशीष सर तो आशीष अरोड़ा सर, वो तो उनके सारे वीडियोस देख लेते थे अनअकैडमी से ना। मैंने भी जब स्टार्ट किया, मैं इतना ज़्यादा क्वांट में नहीं देखा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा अच्छा था, मेरा क्वांट में तेरा जैसे इंग्लिश था, मेरा क्वांट था अच्छा। लेकिन फिर भी सर का वो था एक कोर्स क्वांटम 4.0 या फिर ऐसा कुछ था, वो वाला मैंने देखा था। तो एक्चुअली क्वेश्चंस का लेवल अप्रोच सीखना होता है। सर मल्टीपल अप्रोच दिखाते हैं ना, बस 2-3 अप्रोचेस दिखा देते हैं, तो बढ़िया। तो स्कूल में तो वो नहीं सिखाते, नहीं, बैंकिंग के लिए अप्रोच सीखना पड़ता है। हाँ स्कूल में बेसिक ऐसे कि स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप मेथड करते जाओ। अच्छा बाकी जो स्पीड मैथ्स है उसका फोकस, उसका बोल दे जो भी बोल रही थी। स्पीड मैथ्स का तो मतलब मॉक्स में जो होता था वो होता था,
इसके अलावा पीडीएफ्स मिलते थे, पीडीएफ्स में टाइमर लगा के हर किसका रोज पीडीएफ? आशीष सर का ही मिलता है टेलीग्राम डेली में। चेकलिस्ट। हाँ डेली जो चेकलिस्ट होता है वो मतलब हर सुबह उठ के अगर प्रीलिम्स का मॉक नहीं देन दैट, अगर Speed वीकेंड marks, हाँ yes. स्पीड मैथ्स अगर वीकेंड में टाइम मिल जाता था ऑफ कोर्स चेकलिस्ट कर लेती थी। तो स्पीड तो चाहिए, और स्पीड के साथ मेरा जैसे आई वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स, तो इजी जो होता है वो स्पीड में ही करना होता है। तो इसके बाद अगर थोड़ा कुछ टाइम बच जाए तो फिर डिफिकल्ट जो होता है यू कैन ट्राई। अभी जो बोल रहे थे तो ठीक है, जो टॉपिक तूने छोड़ा था उसके बारे में बोल, क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं तो शौक हो गया तो सुन के बोल तो रहा है इसके बारे में। तो एक्चुअली नंबर सीरीज मैंने छोड़ा था। हाँ तो मैंने जब शुरू किया था प्रिपरेशन तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो अभी उन पैटर्न्स में से अगर नहीं आए तो मुझसे नहीं होगा। और जो भी है जितना भी है अगर बहुत इजी ना हो देन बड़ी आसानी से 1 मिनट निकल जाता है। प्रीलिम्स में 1 मिनट बहुत मैटर करता है। 1 मिनट आप नहीं दे सकते किसी भी मैथ्स को, किसी भी सम को। तो इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया कि मैं नंबर सीरीज छोड़ दूं। नंबर सीरीज मतलब तो नॉर्मल जो वो आता है ना, जो सपोज कर ले कि बीच में ब्लैंक है, रॉन्ग नंबर सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वाला वो भी छोड़ दिया था। मेरा क्या था कि मुझसे जो होता था वो मैं बहुत फास्ट कर लेती थी, चाहे वो डीआई हो, अप्रोक्सीमेशन हो, कुछ भी हो, इजी वाला मैं बहुत फास्ट कर लेती थी। इसके बाद अगर टाइम मिलता था तो कुछ इजी दिख जाता था नंबर सीरीज में, तब आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट। ठीक है, वरना डायरेक्टली मैं नंबर सीरीज पे कभी ट्राई नहीं करती थी। कौशिक तूने भी ऐसा किया था? नंबर सीरीज नहीं, बट जो आप में से बिगिनर हो, आई थिंक यू वोंट लाइक एडवाइस देम टू लिव दिस मैं टॉपिक। एडवाइस नहीं करूंगी, आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढो। मेरा वो वीकनेस था। मॉक टेस्ट के बाद ही ये समझ आएगा कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा। आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिल जाएगा तो उसके हिसाब से यू हैव टू मोल्ड योर प्रिपरेशन। मेरा क्वांट्स बहुत ही वीक था, तो मैंने ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि ये एक टॉपिक मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूँ। ठीक है, आता है समझ। तो आशीष सर का जो वीडियोस होते थे या पीडीएफ्स होते थे वही फॉलो किया था सोनली फॉर मैथ्स? सोनली नहीं, मैं आशीष सर तो रिसेंट फिनोमेना है। 21 में वो इतने फेमस थे नहीं। अच्छा हाँ, तो वो फेमस थे भी, मुझे उनका नाम नहीं पता था। तो यूट्यूब में रैंडम वीडियो से ही मैंने स्टार्ट किया था, और इसके साथ टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये तो बेसिक्स है। कितने तक तूने स्क्वायर किया था? अभी पूछना मत, शतुषी को पूछे थे क्यूब्स तो 30 तक एंड स्क्वायर्स 50 तक, टेबल्स 20 तक, वो आने ही चाहिए। वो आपका प्रिपरेशन शुरू करने से पहले का स्टेप है, नॉट इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग बट तो शॉर्टकट वगैरह तूने बहुत सारा सीखा होगा। हाँ, शॉर्टकट। तो जो मॉक्स लगाते थे इसमें फायदा होता था शॉर्टकट की वजह से? हाँ, डेफिनेटली होता था। Okay. तो वही तो है ना डिफरेंस इन अप्रोच। शॉर्टकट होता है, आपको स्कूल में वो सिखाया नहीं जाता। वैसे तो अब 10 तक के चैप्टर्स है, उस पे बेस करके ही मॉक्स है, बट 10 तक हमने जो सीखा है स्कूल में, वो वाला टेक्निक अगर हम यूज करेंगे बैंकिंग में 10 साल में भी नहीं निकलेगा। नहीं, बट मैं बहुत कम ही शॉर्टकट यूज किया, क्योंकि मेरा था कि बाई चांस भूल जाऊँ मैं, बाई चांस। शॉर्टकट मतलब वो लॉजिक बेस्ड, ऐसे नहीं। अच्छा, मतलब फॉर्मूला। हाँ, मैं फॉर्मूला की बात कर रहा लॉजिक हूँ। का मतलब आप 5 स्टेप के जगह पे आपको 1 स्टेप में हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि इलॉजिकल कुछ है कि मतलब रैंडम ट्रिक वर्क करे भी नहीं करे भी, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं बस वही पूछ रहा था, शॉर्टकट मतलब कि फॉर्मूलाज की डायरेक्टली। मेरा एक बुक है यहाँ पर भी जो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैं खरीदा था, मैं सोचा था कि इससे स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं देखा कि भाई इतना डिटेल तो मेरे दिमाग में नहीं होने वाला। ऐसे नहीं होता है। वही तो बेसिक पहले चीज है कि क्वांट पे अरिथमेटिक के लिए अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद जाके शॉर्टकट कुछ भी वो देखो, पहले तो बेसिक क्लियर करो, है ना। हाँ, स्कूल में बहुत कुछ मतलब जो किया है वो भूल भी जाते हैं। इसका रिविजन मतलब कॉन्सेप्ट। मेंस के लिए कैसे किया था क्वांट? मेंस के लिए तो ऐसा है कि मतलब आपका अगर 20 मिनट्स भी लग जाए एक डीआई में, बट अगर आप वो सॉल्व कर ले देन इट्स वर्थ इट।
20 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। 10 मार्क का आता है, 8 मार्क का आता है, वैसा अगर वो दिन वर्थ इट। आपका एक क्वेश्चन से अगर आपका सेक्शनल निकल जाता है फॉर समबडी हु इज वीक इन क्वांट जैसे कि मैं, मेरे लिए वो वर्थ इट है। ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा अप्रोच ऑब्वियसली डिफरेंट था। तो हाँ, लेकिन ये भी है, इस साल का जो IBPS PO है उसका क्वेश्चन, क्वांट का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर अगर मतलब तू भी था, मतलब तूने भी क्लियर किया था, तो उस समय का क्वांट का क्वेश्चन भाई बहुत हार्ड रुला था। दिया था बहुतों को। आई थिंक मेरा कितना 15 आई थिंक स्कोर आया था मेरा, तो बहुत खराब आया था, बट वो बहुत टफ आया था। भूल गए मैं 15-10 ऐसे कुछ आएगा। इस साल कितना है क्वांट में, मेंस पे? इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर, मतलब ठीक है। मेरा 15 के अराउंड ही था। अच्छा ठीक है, 15 के अराउंड था। तो ठीक है। As I was सर saying, बैठे, सर का बहुत अच्छा प्लेइंग ऑन माय स्ट्रेंथ्स। मेरा क्वांट स्ट्रेंथ कभी था नहीं। मेरा क्वांट में सभी टाइम ऐसा ही था कि सेक्शनल क्लियर करके थोड़ा सा एज बना लूं, उतना ही था मेरे लिए क्वांट। दैट इज ऑल इट वाज फॉर मी। उसके बाद चल तो रीजनिंग पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग का भी बेसिकली अगर कोई मतलब इंजीनियरिंग का बंदा है तो थोड़ा कैंपसिंग की वजह से उसको नॉलेज, मतलब आइडिया मिल जाता है रीजनिंग के बारे में। ठीक है, तूने तो आई थिंक नहीं बैठा होगा कैंपसिंग में, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया होगा रीजनिंग। तो कैसे किया था, कहाँ से किया था? रीजनिंग का मेरे पास एक बुक होता था, तो मैं अरिहंत का हाँ PBS का कोई बुक शायद अभी याद नहीं है। हाँ, तो वो बुक होता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं अपने तरीके से सारा, मैंने वो बुक ही खत्म कर लिया था, क्योंकि वो पोस्ट कोविड था। मतलब वीडियोस कोई सोर्स या फिर खुद का ही, मतलब नहीं, वो बिगिनिंग था। मतलब जब मुझे बस मैं रिसर्च कर रही थी वो फेज में। अच्छा, तो ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने खुद अपना कुछ ट्रिक्स फिगर आउट कर लिया था कि इससे शॉर्टकट में हो जाता है, सिलोजिज्म जैसे वो कैसे करना होता है, वो थोड़ा सा सीख लिया था। इसके बाद मैंने सपोज अंकुश लंबा सर, हाँ उनका देखा, तब उनका जो ट्रिक्स होता था, सीटिंग अरेंजमेंट, वो भी मेरे हिसाब से अगर मैं करती, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं सॉल्व कर लेती थी, बट वही टाइम लग जाता था। तो उनसे थोड़ा सा सीख लिया, मैंने खुद का थोड़ा सा अप्रोच लगा लिया। तो वही मिक्स एंड मैच। टू बी ऑनेस्ट हम दोनों का ना अप्रोच बिल्कुल अलग है, पूरा अपोजिट है। ठीक है, जैसे कि क्वांट का बारे में तूने बोला, इंग्लिश के बारे में बोला, अभी रीजनिंग में भी, कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन मुझे अंकुश सर का जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले सर्कुलर वाले वो करवाते थे, वो पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा था कि रीजनिंग जितना सिंपल हो सके उतना रखो। रीजनिंग डेफिनेटली, मतलब इसमें कोई मेथड क्यों यूज करो? नहीं, आपको पिक एंड चूज करना है। आप किसी भी एक एडुकेटर पकड़ के उनका सब कुछ आप ले नहीं सकते। हाँ। उनके कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, सो यू हैव टू पिक एंड चूज। ऐसा नहीं है कि एक ही एडुकेटर। अंकुश सर का कंटेंट जो था मैं भी फॉलो करता था, क्योंकि एक का पजल बहुत अच्छा पजल था। हाँ। तो मैं करता था, लेकिन उनका अप्रोच नहीं यूज करता कभी नहीं पहले। तो सपोज मैं सीटिंग अरेंजमेंट में सिंगल डायरेक्शन हो, मैं खुद का करती थी। उनका एक था कुछ, मतलब सर्कुलर वाला तो बोल रही ना? हाँ, सिंगल साइड फेसिंग जो था, नॉर्थ साउथ इनसाइड आउटसाइड, सिंगल साइड होता था, मैं खुद का कर लेती थी। अभी उनका एक थ्रेड मेथड है। हाँ, वो सब में, हाँ वो सब में अप्लाई करते थे। मैं सब में अप्लाई नहीं करती थी। मैं पहले क्वेश्चन में देखती थी कि सिंगल साइड फेसिंग है कि नहीं, अगर होता था तो डेफिनेटली मेरे मेथड से। फिर अगर डबल साइडेड होता था तो मैं बाकी सारा करके उसमें वापस आती थी, उनका मेथड लगा देती थी, तो चांस बहुत बढ़ जाता था कि कम टाइम में वो हो जाए। तो वो ये, यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। ब्लाइंडली एक एडुकेटर और ऐसा जो खुद के लिए वर्क करे वो ज्यादा। हाँ वही, हाँ, किसी को भी आप देख सकते हो, किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन ये मतलब वो नहीं है कि नहीं उनको ही फॉलो करना है। ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना कम टाइम रहता है, आपका जो इंस्टिंक्टिवली आए वही आपको करना पड़ता है। तो वो खुद का अप्रोच हो, किसी और का अप्रोच हो, जो कम टाइम में अपने इंस्टिंक्ट से आ जाए वही करना है। अच्छा, अब रीजनिंग का मेंस में आते हैं। ठीक है, मेंस में बहुत डाइवर्सिफाइड है जो रीजनिंग का मेंस है, क्योंकि इसमें आपका क्रिटिकल रीजनिंग आता है। ठीक है, जो मतलब पहले हम लोग क्या मतलब नहीं कर चुके थे, ऐसे है ना, बहुत नए टाइप के नए क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद आपका इनपुट आउट का सवाल वो आता है।
हालांकि मुझे लगता है कि इनपुट आउटपुट का अभी भी इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस में, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन से, सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन से वहाँ से ही आते हैं जितना मुझे लगता है। बट अगेन दिस इज अगेन न्यू टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं आता। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में भी, मतलब मिसलेनियस में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पजल तो अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ आता है, मैं उसमें जाऊँगा ही नहीं। लेकिन तेरा रीजनिंग का मेंस का प्रिपरेशन कैसे था? मेरा अप्रोच था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे दूँ। मॉक्स का एनालिसिस से हाँ, नया नया क्वेश्चन। हाँ, जो आता था वो तो मॉक्स के टाइम पे आ जाता था, थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाए फिर भी आ जाता था, तो सही है, मैंने कुछ नया सीख लिया। और जो नहीं आता था वो एनालिसिस के टाइम में नया कुछ सीख लेती थी। तो एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो प्रीलिम्स हो कि मेंस हो वो नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे आपका वीकनेस भी आपको पता चलता है और नया भी कुछ सीखने को मिलता है। तो कोई पर्टिकुलर सोर्सेस फॉर मेंस मतलब सीखने के लिए या फिर मॉक? सीखने के लिए भी मॉक तो तूने बोल ही दिया। हाँ। लेकिन सीखने के लिए YouTube का भी बहुत वीडियोस होते हैं रैंडम। अच्छा। मैं रैंडम सर्च कर लेती थी, टॉपिक वाइज या फिर टॉपिक वाइज, या फिर अंकुश लंबा सर, उनके पजल्स बहुत अच्छे होते हैं, या फिर पारुल गेरा मैम का भी चेकलिस्ट आता है कुछ ऐसे डेली का। अच्छा। उसमें डेली का नहीं आता, शायद मैगजीन टाइप कुछ आता है 15 डेज में, फिर एक महीने में एक, उसमें भी बहुत टफ क्वेश्चंस रहते हैं पारुल मैम का। हाँ, एक्चुअली मैं मैम का ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि आई थिंक मैम का इस साल ज़्यादा ग्रो हुआ है, मतलब खुद का जो कंटेंट है। क्योंकि उस समय 2022 में या 23 में भी उनका जो स्टार्टिंग था, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं देखा था। लेकिन इफ़ यू आर सेइंग दैट मैम का कंटेंट अच्छा है, मे बी। पर वो 3rd में आता था मेरे लिए लिस्ट में, पहला ही मॉक से ही सीखा है मैंने, मेरा मैक्सिमम मॉक से रहता आउटपुट इनपुट आउटपुट का सवाल कैसे किया था? ये प्रैक्टिस मतलब मॉक से? नहीं, वो तो वैरायटी से आता है। आपको पहले वैरायटी पता होना चाहिए कि क्या क्या आ सकता है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। तो आप या तो मॉक्स तो डेफिनेटली, और यूट्यूब से भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नॉर्मल PDF से भी मिल जाता है। तो आपको वैरायटी आपको पता रहना होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे दे, आपको वो पिक करना होता है जो आपके लिए वर्क करेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम होता है, 1 घंटा ऑलमोस्ट होता है, या फिर आप 20-25 मिनट्स वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। कोई भी एग्जाम में 5 मिनट भी वेस्ट करे तो मतलब तेरे को लगना है कि भाई मैंने 5 मिनट कर दिया, तो हाँ, बाकी का 55 मिनट तो मैं वेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ। ठीक है। मॉक्स का बात भी तूने बोला रीजनिंग पे, क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि मेरा भी बहुत वीक है ये वाला पार्ट। मैं अगर ये देखता हूँ मैं थोड़ा सा दूर भागता हूँ इससे, तो इसको कैसे मैं इम्प्रूव करूँ? क्रिटिकल रीजनिंग वही है कि आपको, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है देन यू गेट एन एज इन क्रिटिकल रीजनिंग। तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है तो एज मिल जाता है। अदरवाइज आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने के बाद आपका एक मतलब लाइन ऑफ थॉट क्लियर हो जाता है कि ऐसे सोचते हैं, ऐसे ही सोच के क्वेश्चन बना है, आपको ऐसे सोचना है। अब मतलब कोई सोर्स था कि क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, या फिर अगेन मॉक्स? हाँ, मेरा क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि वो इंग्लिश से मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, तो आप मॉक्स से आप ज़्यादा सीख जाते हो। या फिर ऑफ कोर्स यूट्यूब में तो होता है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए अलग से कुछ किया नहीं। वैसे मैगजीन्स करती हूँ तो उसमें तो क्रिटिकल रीजनिंग भी रहता है। तो मेरे एक दोस्त है, लास्ट टाइम उससे बात किया था, तो उसने बोला था कि वर्चुअस एक यूट्यूब का चैनल है, उनका चैनल से उसने किया था प्रिपरेशन। वो भी अपना बैच की है, इस पे भी मिला है उसको। अच्छा, तो उसने ये बोला था मुझे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी किया। अभी नेक्स्ट अगेन करंट अफेयर्स, इसमें आता है। करंट अफेयर्स की बात कर, कैसे क्या किया था? करंट अफेयर्स तो डेली एक्चुअली मैं अगर अपना प्रिपरेशन बोलो इस साल का स्पेशली, मेरा ऐसा था कि कम टाइम में आप कैसे आउटपुट मैक्सिमाइज कर पाओ, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग। उसके बाद इतना प्रेशर साथ से, मतलब रेस्ट पीरियड तेरा अगर देखो शेड्यूलिंग में बहुत कमी है, बहुत कम था। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे पास, बिकॉज करंट अफेयर्स का अगर मैं बोलूँ, अफेयर्स क्लाउड बेस्ट सोर्स है, लेकिन उसका 350 पेज का मैगजीन होता है पर मंथ का, और मेरे पास दिन का 1 से 1.5 घंटा होता था मैक्सिमम करंट अफेयर्स के लिए। तो मैं वो 350 पेज का PDF 1 महीने का मैं 2 महीने में भी नहीं कंप्लीट कर पाती। ठीक है, तो कैसे किया था तूने? तो क्लाउड अफेयर्स क्लाउड का टॉप 100 का होता था, टॉप 700 का होता था। 700?
हाँ सही कुछ टॉप 700 ऐसा कुछ होता था। अच्छा। तो मैं पहले तो टॉप 100 कर लेती थी अफेयर्स क्लाउड से, फिर मैं चली जाती थी ऑलिव बोर्ड का बोल्ट होता था उसमें चली जाती थी। मैगजीन से ही किया था फिर तूने? हाँ दोनों, 2 मैगजीन्स कर लेती थी और रिवीजन के लिए यूट्यूब में रैंडम जो भी सामने मिल जाए होता था। ऑलिव बोर्ड का होता था। अच्छा कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं देखा था फिर तो? नहीं। ओके, जैसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं ना। एक्चुअली हाँ बहुत सारे डाइवर्सिफाई करना मेरे लिए बहुत मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आपको वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, और अगर आप वीडियो से देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्राइक हो जाता है, तो रिटेन हो जाता है। तो एक ही सोर्स से देखो तो आपको एक ही चीज़ बार बार पता लग रहा है। डाइवर्सिफाई करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। तो कितने मंथ पहले से तूने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स का पढ़ना? करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के 1 महीने पहले से। मतलब मैं पढ़ती तो थी 6 महीने का, टोटल 6 महीने का। नहीं वही मतलब कितने मंथ का? 6 महीने का। कोई टॉपिक इफेक्टिवली कोई टॉपिक जो तू छोड़ देता था ऐसा? ऐसे सपोज वो डेट्स का आ जाता है, वो उसका उस पे टाइम वेस्ट करना, मतलब टाइम वेस्ट ही लगता है मुझे। ठीक। जैसे ऑबिचुरी रहता है, सब बहुत रेयरली आता है। बट अभी का ना करंट अफेयर्स बहुत डिफरेंट हो रहा है। हाँ मैं बात किया था इस पर ना, तो लगा था मुझे कि वो क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन आंसर बेस्ड वो वाला सवाल कम आ रहे हैं अभी। स्टेटमेंट आ रहा है ज्यादा तो उसके लिए फिर वही है डिटेलिंग में पढ़ना। हाँ डिटेल में पढ़ना होता है। वही बोल्ट में भी अगर है या फिर कोई भी एफएस क्लाउड का उसमें है तो उसमें तो डिटेलिंग होता है। तो हाँ वो थोड़ा मतलब एक सोर्स आपका डिटेल्स में रहना चाहिए, वो चाहे बोल्ट हो या फिर अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ हो। एक सोर्स पॉकेट पीडीएफ भी तो लेंथी होता है ना? नहीं, आप सब टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते। आपका पहले मार्क करना पड़ेगा कि क्या पढ़ोगे आप, क्या नहीं पढ़ोगे। आपको फर्स्ट लुक में आपको लगना चाहिए कि ये आने वाला है। और वो कैसे आता है? अगेन मॉक्स, पास्ट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखने से आपको पता चलता है कि क्या आ सकता है। एवरी न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के लिए तूने कहीं पर सेक्शनल दिया था या फिर कुछ क्विज वगैरह अटेम्प्ट किया था कहीं? हाँ अड्डा का क्विज होता है। अच्छा अड्डा का? हाँ अड्डा का सब ऐप का ही होता है बट हाँ अड्डा का मैं दे देती थी। अदर देन दैट डेली क्विज ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। मॉक्स में तो मतलब मॉक कब का बना होता है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, उससे अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट एनालिसिस मिलता नहीं है। तो मॉक का आपका जो भी हो, आप डेली अगर पढ़ रहे हो, और एक्चुअली हर साल का जीए का क्वेश्चंस डिफरेंट आता है, तो आपको वैरायटी आपको पता रहना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी हो सकता है 20-30 आंसर कर दो, ऐसा भी हो सकता है कि 10 ही कॉमन मिल जाए आपको। सही है। लेकिन मॉक्स वो जो होता है ना, जैसे कि कोई भी मॉक अगर सेक्शनल में तू भी अटेम्प्ट करेगी 40, अगर इसमें भी 25 अराउंड भी आ रहा है, आई थिंक वो अच्छा एक बूस्ट आता है। ठीक है, अगर तू तेरा इंस्पिरेशन कोई है मतलब जो इंस्पायर किया होगा तेरे को? सिस्टर, माय सिस्टर, आई वुड लाइक टू से। अच्छा, तो दीदी का नाम क्या है तेरे मोबाइल पे सेव्ड? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, मुझे गाली पड़ेगी। हाँ तो दीदी है। हाँ इंस्पिरेशन। तो मोटिवेट किया होगा? हाँ मोटिवेशन गाइडेंस उन्हीं से मिला है। तो कहीं पर अगर ऐसा होता था कि नहीं मन नहीं कर रहा, डिप्रेशन आ रहा है थोड़ा सा, मतलब मोटिवेटेड नहीं फील हो रहा है, कभी ऐसा फेज आया था तेरा ड्यूरिंग दिस 2 years or 3 years? एक्चुअली बहुत आया था, क्योंकि जॉब करते हुए ऐसे प्रिपेयर करना इट्स समथिंग, और जॉब करते हुए प्रिपेयर करना इट्स अ होल अदर बॉल गेम। हाँ तो उसमें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो गया बैंक में, तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। उसी कम टाइम में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ता है कि उसका यूटिलाइजेशन हाँ कैसे निकाले। तो मेरा जैसे पिछले साल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, तो वो मेरे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग था कि 1 साल इसके पीछे चला गया प्रिपरेशन का। तो you can sit with your failures, you can let them define you, or you can put your head down and work hard again start from the zero. हाँ अगर आपको आपका ठीक है कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो you can feel bad about it, but आप उसको लेके बैठ नहीं सकते हो। you have to keep fighting. आपका थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि
आइदर ये मेरा एंडिंग है, जो मेरा है दैट इज व्हाट आई डिजर्व, और आपको अगर लगता है कि आई डिजर्व बेटर देन दैट, वो कुछ भी हो, कौन से भी करियर में हो, लाइफ में हो, कुछ भी हो, देन वी शुड कीप फाइटिंग फॉर इट, वी शुड नॉट सेटल। तो डिप्रेशन से तो बाहर आई कैसे, मतलब दीदी का हेल्प था या फिर खुद को ही मोटिवेट करना कि नहीं भाई हो गया रेस्ट? वो एक्चुअली मेरे लिए एक कांस्टेंट एक वॉर जैसा चल रहा था, तो मेरे लिए उससे भी निकलने का तरीका मेरा प्रिपरेशन ही था, क्योंकि मेरे पास सैड होने का भी टाइम नहीं होता था कि घर पे आके अगर इसको लेके बैठ गई, वो लाइन ऑफ थॉट ओवर थिंकिंग में अगर चली गई तो गया मेरा शाम। ये एडवाइस से आपको समझ में आना चाहिए कि डिप्रेशन आए, सिलेक्शन का अगर झंझट हो रहा है कि नहीं मेरा टाइम लग रहा है, भाई जब सही टाइम आएगा हो जाएगा, लेकिन यू शुड वर्क हार्ड फॉर दैट। मतलब वो कहीं पर भी खुद से वो चीट नहीं करना है कि नहीं भाई आज थोड़ा सा कम करते हैं, ऐसा खुद के लिए कंफर्टेबल हो जाना, दैट शुड नॉट बी एजेंडा टू योर और इन योर बैंकिंग प्रिपरेशन या फिर एनी प्रिपरेशन, किसी प्रिपरेशन में। तो अभी सक्सेस मिल गया तेरे को? ऐसे सोच रही है कि बिल्कुल सक्सीड हो गया, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको, मुझे लगता है सब कुछ हॉबी होना चाहिए कुछ करियर में। आपको कुछ नेक्स्ट क्या करेंगे आपका, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल फॉर इट, एग्जाम्स अगर आप दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, यू शुड ऑलवेज थिंक कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? अभी तो सीआईबी की सोच रही हूँ। अच्छा, सीआईबी क्लियर करना है। ओ तेरा तो जेईबी भी क्लियर है। हाँ, जेईबी वो तो फिर तेरे को सैलरी भी ज्यादा मिल रहा होगा। हाँ, एक इंक्रीमेंट ज्यादा है। ज्वाइन करती तो क्लियर कर लिया ना, या फिर लास्ट ईयर किया? एक सेशन छोड़ के फिर दिया था, क्योंकि तब मैं हैबीपीएसपीओ का प्रिपरेशन ले रही थी। ठीक। मल्टीपल थिंग अगर आ जाए ना तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा नॉर्मली। हाँ, सब कुछ का प्रिपरेशन साथ में एक साथ में नहीं होता है, क्योंकि मेरा जेबी जैसे है कि मेरा ऐसा था कि उसका फीस काफी ज्यादा होता है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि निकालना है तो एक ही बार में निकलना है। लास्ट ईयर मेरा 7,000 का लॉस हो गया। ठीक है। एरियर कितने मिल रहे अभी से? हाँ, एरियर 90,000 मिला था प्लस सैलरी। ये दे पाएंगे पता नहीं। चल, इंटरव्यू का प्रिपरेशन बता। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मार खाते हैं इंटरव्यू। हाँ, जो हम IBPSPO RRBPO। अच्छा, तूने इस साल कौन सा एग्जाम दिया था, ये पूछना मैं भूल गया। मैंने बैंकिंग का RRB छोड़ के सब दिया था। पीओ ना? हाँ, पीओ। तो IBPSPO और SBIPO दो ही थे। ठीक है, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसा था? क्योंकि तो लास्ट ईयर भी दिया था, तूने दिया था ना, कई सारे इंटरव्यू का तेरा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो कैसे किया था? तो इंटरव्यू के लिए तो पहले बैंकर हो कि नॉन बैंकर हो, अगर बैंकर हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको खुद का जॉब प्रोफाइल पता रहना होता है। यू हैव टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रांच में क्या चल रहा है, ब्रांच के टारगेट्स क्या है, फिगर्स क्या है, सब वो पता रहना होता है। उसी से मेन आपका मतलब सवाल आता है। अदर देन दैट, अगर आप नए हो तो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस जो रहता है उसका आपको बेसिक्स पता होना होता है। और उसके लिए कहाँ से प्रिपरेशन किया था? वो स्टडीफाई, नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। स्टडीफाइड तो आशीष सर का है, जी से कुछ नाम होता है। ओ अच्छा, स्टडी IQ, गौरव सर ना, गौरव गर्ग सर कुछ था, आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम। उनसे मतलब टॉपिक वाइज PDF मिलता था। अच्छा। मैं बाद में बोल दूंगी। टॉपिक वाइज PDF मिलता था, वो सारा PDF मैंने पढ़ लिया बैंकिंग अवेयरनेस का जो था। वाईफाई स्टडी बैंकर्स पे गाइडली का वो बुक आता है ना, मतलब PDF बंडल, टॉपिक वाइज रहता है, बंडल भी रहता है। तो गाइडली का मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का सारा पढ़ लिया था। इंटरव्यू का ड्रेस कोड बता दे, क्योंकि ये मेरा कमेंट में बहुत सारी लड़कियां, मतलब जो भी लड़कियां है उन्होंने पूछा था। ठीक है, इंटरव्यू का ड्रेस कोड सोबर ड्रेस पहनना होता है लड़कियों के लिए। अगर आप मतलब वैसे चमकीला चटाका टाइप कलर्स आप नहीं पहन सकते, नथिंग टू ब्राइट, आपको सोबर पहनना होता है। फुल स्लीव्स या फिर 3/4 स्लीव्स, मेरा एडवाइस रहता है 3/4 या फिर फुल स्लीव्स के लिए जाए, हाफ स्लीव्स के लिए भी नहीं जाए, और स्लीवलेस तो बिल्कुल ही नहीं। तो जो भी है वो शुड भी अच्छे से आयरन रहना चाहिए, प्रेस रहना चाहिए। अगर लाइट कलर, हाँ, लाइट कलर में रह जाए। साड़ी पहन सकती है लड़कियाँ? हाँ, साड़ी पहन सकती है। साड़ी पहन सकते हैं, मैंने देखा नहीं किसी को, शायद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया। मैंने देखा नहीं किसी को।
तो जो भी है इट शुड बी वेरी सोबर, वेरी डिसेंट, आप स्मार्ट लगने चाहिए, आयरन वगैरह अच्छे से होना चाहिए। और तेरा फोटो है ना कोई इंटरव्यू में, मेरे को एक बार दे दियो, मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें इन्हीं मैसेज फॉर द बिगिनर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छा तूने तेरा जर्नी से क्या सीखा ये बोल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्लरिकल निकालना, सेकेंड ईयर में पीओ निकालना, बट अगेन दैट वाज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, और थर्ड ईयर अगेन यू हैव क्लियर्ड द सेम एग्जाम। तो क्या क्या देवदत्ता ने सीखा इन 3 साल में? मैंने सीखा टू नेवर गिव अप। ये मेरा मतलब जिंदगी में चाहे जो भी हो, क्योंकि इन 2 साल में मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, पर्सनल बोलो, करियर वाइज बोलो, शिफ्टिंग बोलो, जो भी है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। तो वो आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन आप उसके लिए एक टाइम सेपरेट रख दो, पढ़ाई का टाइम आप सेपरेट रख दो। इफेक्ट तो ज़रूर करेगा, लेकिन दैट यू शुड नॉट लेट दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को आपको साइड में रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दैट द प्रिपरेशन इज योर एस्केप। नहीं, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब अभी वाले देवदत्ता क्या ऐसा कर रही है जो पहले वाले देवदत्ता नहीं कर रही थी? मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर है, वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से आता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस से आता है। क्वेश्चन सिलेक्शन मैं पहले मेरा अप्रोच मैं बोलूँगी कि इतना सही नहीं था, अभी मेरा वो पता है कि कौन से ही आता है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कि हाँ कौन सा अटेम्प्ट करना है, किसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते बैंकिंग एग्जाम में। एक तो आपका एक्यूरेसी आप हाई रखें, और दूसरा है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको मार्क्स मिलेगा, वो आप आइडेंटिफाई करना सीखो, जिसके लिए बैंकिंग के लिए मॉक्स आर गॉड, मॉक टेस्ट आर गॉड। क्वेश्चन सिलेक्शन एक चीज़ हो गया जो इम्प्रूव हुआ है, और ऐसा था कि पर्टिकुलरली मॉक्स के बारे में, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि कौन सा मॉक्स तूने फॉलो किया था? मॉक्स मैं फर्स्ट ऑलिव बोर्ड का सारा खत्म करती थी। ऑलिव बोर्ड, ओके। ऑलिव बोर्ड खत्म करके मैं स्मार्ट कीरा का कर लेती थी। नाइस चॉइस, ठीक है। स्मार्ट कीरा, क्योंकि थोड़ा सा टफ साइड का क्वेश्चन आता है ना, वैरायटी चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सिनेरियो। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी भी आ सकता है और बहुत टफ भी आ सकता है, तो अगर आप एक ही सोर्स से मॉक दे रहे हैं, उसमें मॉक ज्यादा होते भी नहीं, कंफर्टेबल भी हो जाता है। हाँ, कंफर्टेबल नहीं होना है। ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीरा, बस ये दोनों सोर्सेस। टेक्स्ट बुक भी मेरे पास रहता था, सब्सक्रिप्शन 2, 3, 4 ही रखती थी मैं, मतलब, बट 2 अच्छे से खत्म कर लेती थी। आई यूज्ड टू गो फॉर अ थर्ड। वैरायटी मेंटेन करना चाहिए, डाइवर्सिफाई योर प्रिपरेशन शुड बी वेरी डाइवर्सिफाइड। क्या आ जाए, कब क्या आ जाए नहीं पता। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो मतलब तेरा जो रूटीन है दैट इज वन ऑफ द मतलब वे टू लुक फॉर द प्रिपरेशन, मतलब कैसे प्रिपरेशन करे, तो तेरा जैसे टाइमिंग डिवाइडेड था वो आइडियल होना चाहिए। लेकिन कोई जैसा मेरी तरह आलसी होगा, ठीक है, वो 9 बजे के पहले उठेगा नहीं, तो उसको कैसे कंपेंसेट करना होगा कि उसमें रात में यू हैव टू स्टडी मोर, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा रात के उसमें 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ। लेकिन क्योंकि अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो मतलब रात में तो जग रहे हो ना, तो ऐसे ही करना होगा। अच्छा, शादी वादी का प्लान है? Not anytime soon. Not anytime soon. Actual question था, any further planning for your future life? फ्यूचर लाइफ बोल दिया तो नहीं सर भाई पहले ही CIB का। हाँ, अभी करियर वाइज तो CIB है, और ट्रैवल करना है बहुत सारा। सिर्फ जॉब में ही अब मतलब लगे नहीं रह सकते लाइफ में, और बहुत कुछ है अदर देन करियर प्रोफेशन, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो योर्स, मतलब अगर मैं सैलरी वाइज बात करूँ, इज दिस एनफ फॉर यू, मतलब लगता है कि नहीं ठीक ठाक मिलेगा अभी? अभी हाँ, अभी जो मिलेगा पता है ना कितना मिल रहा है तेरे को? हाँ, आइडिया तो है। हाँ, आइडिया है, तो ठीक ठाक मतलब चल जाएगा, गुड इनफ। अभी ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल अचानक से बहुत अगर चेंज हो गया, दैट इज हो जाता है भाई, बोलो हो जाता है, पैसा बचता नहीं है कितना भी आप कमा लो। नहीं, वो थोड़ा सा जुडिशियस होना पड़ता है। सैलरी के साथ सारे उड़ा दो फिर तो क्या ही है। ठीक है यार, सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा, तेरे से सीखना पड़ेगा। मेरा हालत बहुत टाइट है भाई। आज एक्चुअली इतना मतलब झंझट में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब अभी
इलेक्ट्रिसिटी का तो नेक्स्ट लेवल सीन हो गया है। हाँ, हम मतलब 1-1.5 घंटा तो सेटअप में चला गया। हाँ, करंट बहुत करंट ज़्यादा। भी नहीं था, गर्मी बहुत इतना है। ह्यूमिडिटी है ना गर्मी नगरतला बहुत पे। है। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूँ कुछ मिस तो नहीं किया है। अच्छा, एक चीज़ हो गया कि एडवाइस टू द बिगिनर्स, बिल्कुल बिगिनर्स, हमने जो प्रिपरेशन के बारे में बात किया, सोर्सेज के बारे में बात किया, वो बिल्कुल बिगिनर के लिए है। हाँ, कई लोग होते हैं कि बस मार्जिन के लिए नहीं हो रहा है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं मेंस का कट ऑफ 60 है, इसमें भी 2 तरीके के लोग होंगे। एक होंगे जिनका 60 आ रहा है, दूसरे होंगे जो जिनका सपोज कर ले 65 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनको कैसे सजेस्ट, क्या उनको ब्रशअप क्या करना है उनको? तो मैं बोलूँगी जीए गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। आप उसका 2 सोर्स तो मिनिमम है, आप 3 सोर्सेस से पढ़े इफ पॉसिबल। 2 इज योर बेयर मिनिमम, 3 इफ पॉसिबल। जीए आपका गेम चेंज कर सकता है। तो पहले तो सभी के लिए वो कॉमन एडवाइस है कि आप जीए पे फोकस करो। और सेकंड है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ढूंढ लो। मेरे लिए वो इंग्लिश था, आपके लिए इट कैन बी क्वांट्स और रीजनिंग, कुछ भी है। आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ढूंढे, तो उस पर आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आप उससे अपना मार्जिन बहुत बढ़ा सकते हैं, नॉट जस्ट सेक्शनल। आप अगर आपका दूसरे सेक्शन में बस सेक्शनली क्लियर हो रहा है, तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपका ऐसा स्कोर होना चाहिए दैट यू गेट एन एज। ठीक है, और एक सोर्स तो बोल रही है ना, क्या? इजी प्रेप। हाँ, ऑफ कोर्स इजी प्रेप। चैनल को फॉलो करना है ना। हाँ, इजी प्रेप से मैंने इंटरव्यू का पूरा मतलब क्या क्या टॉपिक्स वगैरह उसे प्रिपेयर करना होता था वो मैंने देख लिया था। ठीक है, और करंट अफेयर्स का भी मैं देखती थी एक्चुअली। थैंक यू सो मच। मैं तो हेल्प करता ही रहता हूँ। हाँ, अगेन ठीक है, थोड़ा सा मार्केटिंग सीख लिया इसमें में रहने के चक्कर में। चल, वो वाले क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया था ना इसके पहले ही, वो क्या बोलते हैं सैलरी वाला सफिशिएंट है। हाँ ठीक है, तो बहुत मेरे को तो बहुत मज़ा आया इंटरव्यू करके, पॉडकास्ट करके ये वाला आज। मतलब ठीक है, थोड़ा सा फनी भी होने का ट्राई किया हम लोगों ने। हाँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ नए चीज़ हमें सुनने को मिला, प्रिपरेशन रिलेटेड, क्वांट रिलेटेड। तो अगेन इट इज़ नॉट लाइक कि मैम ने बोला तो वो ही करना है, ऐसे ही करना है। यू शुड मेक योर ओन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो भी आप खुद आपके लिए खुद का वर्क करे जो भी आपके लिए आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ढूंढना बहुत जरूरी है। वही, कोई वीडियो में जो आप देख रहे होंगे उनको आपके बारे में नहीं पता होगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। सो यू शुड ऑलवेज मेक योर ओन प्लान्स, ओन स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, और अगेन बी पॉजिटिव। एक साल में नहीं होगा, दूसरे साल में नहीं होगा, तीसरे साल में आपका हो जाएगा। टाइम भी लगता है, प्रिपरेशन के साथ आपका लक दिन ये भी अच्छा होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। मेरे एक फ्रेंड का था, वो मेंस के टाइम पे उसका सेटअप वो गलत मतलब खराब था, उसका मतलब बहुत सारा टाइम लॉस हो गया। अच्छा, तो हाँ, जो ऑल्दो टाइमर रुक जाता है, लेकिन बाकी सबका अगर खत्म हो जाता है, आपका वो भी एग्जाम चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। वही, उसके बाद अगर ठीक भी हो जाए लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हाँ, वो रहता है, वो डिस्ट्रैक्शन में आप दे नहीं सकते। तो हाँ, उस दिन का आपका लक कैसा होता है उस पर भी बहुत। तो इसीलिए हर कोई भी एग्जाम को कम नहीं आंकना है, हाँ, पूरा 100% देना ही है। हर साल का 7-8 एग्जाम जो भी है, हर एंड एक एग्जाम आपका दो। लास्ट एग्जाम में आपका एंड होता है उस ईयर का। पहले से सेटिस्फाइड नहीं होना है कि मेरा तो हो गया, अच्छा हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा। सारे देने हैं, ज्यादा खुश भी नहीं होना और ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना। ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ इजी सा एग्जाम नहीं निकला हो, जो कम प्रिपरेशन वाले आदमी से भी निकल जाए। डिमोटिवेट नहीं होना है, हैव टू कीप फाइटिंग। ठीक है, तो चलो अगेन आई थिंक मजा आया होगा थोड़ा सा, वो गर्मी की वजह से। बहुत दिन बाद भी मिले। हाँ, और ट्रीट भी मेरे को मिलने वाला है, बोल दिया उन्होंने। योर ट्रीट इज स्टिल पेंडिंग, एसबीआई का। आरआरबी का भी पेंडिंग है, ऐसे छोड़ दे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपके साथ। अच्छा मैम, आपका इंस्टा हैंडल या फिर इससे हम शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर किसी को कोई प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, हाँ मैं दे दूंगा यहाँ पर आपका इंस्टा हैंडल। अगर किसी को प्रिपरेशन के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए मैम से, तो यू कैन आस्क मैम ऑलवेज, एंड शी विल बी आई थिंक हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो चलो मिलते हैं आपके साथ कोई एक वीडियो पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे। वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना या फिर डिसलाइक करना अगर अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन कमेंट करके एटलीस्ट बोलना क्या सीखने को मिला, और कुछ भी, हाँ आप एक बार एटलीस्ट शेयर करना आपका थॉट।
तो चलो मिलते हैं आपके साथ कोई और एक वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।